वेलकम टू योर लॉबडी। आज के इस वीडियो में हम आईआरसी 2020 के सेक्शन 47, 48 और 49 को क्लॉज वाइज समझने वाले हैं। तो चलिए मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप योर लॉबडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेक्शन 47 बात करता है डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का डिसीजन मेंबर्स के कंसेंसस से होगा, यानी कि सब मेंबर्स एक ही ओपिनियन पर एग्री करें। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर मेंबर्स के बीच किसी पॉइंट पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो वो उन पॉइंट्स को क्लियरली मेंशन करेंगे और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रेफरेंस भेज देंगे। सबसेक्शन 3 कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी दूसरे ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के जुडिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करेगी और वो जुडिशियल मेंबर सिर्फ डिस्प्यूटेड पॉइंट्स को सुनेगा और फाइनल डिसीजन मेजॉरिटी ओपिनियन के बेसिस पर होगा, जिसमें पहले केस सुनने वाला मेंबर और उसी के साथ नया जुडिशियल मेंबर इंक्लूड होंगे। एग्जाम लाइन होगा कि डिसीजन इन द केस ऑफ डिफरेंस इज बाय द मेजॉरिटी आफ्टर द रेफरेंस टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 48। ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स के बारे में। कोई भी पर्सन ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के मेंबर नहीं बन सकता है या कंटिन्यू नहीं कर सकता है अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है, अगर वो डिस्प्यूट से कनेक्टेड हो या फिर डायरेक्टली अफेक्टेड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब होता है वो पर्सन जो डिस्प्यूट या कंसर्न इंडस्ट्री से बिल्कुल अनकनेक्टेड हो। फिर अगली डिस्क्वालिफिकेशन हमारे पास है, वो है एज लिमिट। 65 ईयर्स की एज अटेन कर चुका है तो वो मेंबर नहीं रह सकता। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 49। ये बात करता है प्रोसीजर एंड पावर्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन हाई एग्जाम वेटेज। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि आर्बिट्रेटर, कंसाइलेशन ऑफिसर, ट्राइब्यूनल और एनआईटी अपने प्रोसीजर खुद डिसाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कोड और द रूल्स। सीपीसी स्ट्रिक्टली फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि कंसाइलेशन ऑफिसर या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर रीजनेबल नोटिस देकर डिस्प्यूट से रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट के प्रीमाइसेस में एंटर कर सकते हैं इंक्वायरी के पर्पस के लिए। सबसेक्शन 3 कहता है कि भाई कंसाइलेशन ऑफिसर, ट्राइब्यूनल और एनआईटी को सिविल कोर्ट के जैसे पावर्स मिलती हैं, जैसे कि किसी पर्सन को समन करना और ओथ पर एग्जामाइन करना, या फिर डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करना, विटनेसेस के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू करना और प्रिस्क्राइब्ड अदर मैटर्स। और ट्राइब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की इंक्वायरी को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 4। ये कहता है कि कंसाइलेशन ऑफिसर किसी पर्सन की अटेंडेंस इन्फोर्स कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, अवार्ड के इम्प्लीमेंटेशन वेरीफाई कर सकता है। इन सब के लिए उसके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर्स होती हैं। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 5। ये कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेशल नॉलेज वाले पर्सनस को असेसर्स या फिर एक्सपर्ट्स के रूप में अपॉइंट कर सकती है ट्राइब्यूनल या फिर एनआईटी को एडवाइस देने के लिए। सबसेक्शन 6 जो है ये कहता है कि सभी कंसाइलेशन ऑफिसर्स, ट्राइब्यूनल और एनआईटी के मेंबर्स पब्लिक सर्वेंट्स माने जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 7। ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ द ट्राइब्यूनल या फिर एनआईटी के डिस्क्रिप्शन में होती है, वो डिसाइड करेंगे कि कौन कॉस्ट देगा, कितनी कॉस्ट देगा और किस कंडीशन पर। अगर कॉस्ट रिकवर नहीं होती है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उससे लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के तरह रिकवर करेगी। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 8। ये कहता है कि ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल सीआरपीसी के सेक्शन 345, 346 एंड 348 के पर्पस के लिए सिविल कोर्ट माना जाएगा। सबसेक्शन 9 जो है ये कहता है कि ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का अवार्ड या फिर ऑर्डर और सेटलमेंट सीपीसी के ऑर्डर 21 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूशन के लिए भी ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को सिविल कोर्ट डीम्ड किया जाएगा। So this was simple explanation of section 47, 48 and 49 of IRC 2020. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your law body for more such legal content. Thank you.